नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में, जिसमें आपको हर खबर के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भाजपा का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पुनर्विचार याचिका। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 2014 के विधानसभा चुनाव के नामांकन में फडणवीस ने अपने खिलाफ चल रहे 2 आपराधिक मामलों को हलफनामे में नहीं बताया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फडणवीस के खिलाफ निचली अदालत में मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। फडणवीस ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। इस याचिका को अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद नागपुर की ट्रायल कोर्ट में फडणवीस के खिलाफ ट्रायल चलेगा। बता दें कि कुछ ही दिन पहले इस मामले में देवेंद्र फडणवीस को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिली थी। तब देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि यह दोनों केस 1993 से 1998 के बीच के हैं। उन्होंने कहा था कि हमने एक झुग्गी झोपड़ी को बचाने के लिए आंदोलन किया था। इस दौरान मेरे ऊपर 2 केस हुए थे, वह सेटल भी हो गए थे। बता दें कि ये दोनों मामले नागपुर के हैं। एक मानहानि का है जबकि दूसरी ठगी का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा था कि फडणवीस ने जानबूझकर यह जानकारी छिपाई थी। सतीश उइके ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि 2014 के चुनाव का नामांकन दाखिल करते वक्त देवेंद्र फडणवीस ने गलत हलफनामा दायर किया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने खिलाफ 2 मामलों की जानकारी छुपाई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कपिल मिश्रा पूर्व छात्र के नाम पर धब्बा है, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। डीएसएसडब्ल्यू ने भाजपा नेता भड़काने का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, दिल्ली को लेकर भाजपा नेता कपिल मिश्रा आलोचकों के निशाने पर हैं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क ने भी कपिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इतना ही नहीं, डीएसएसडब्ल्यू ने कपिल मिश्रा को एक धब्बा करार दिया है। बता दें कि भाजपा नेता कपिल मिश्रा दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क के पूर्व छात्र हैं। डीएसएसडब्ल्यू ने एक बयान जारी कर कहा कि कपिल मिश्रा, आप डीएसएसडब्ल्यू के एलुमनी होना डिजर्व नहीं करते हैं। बता दें कि कपिल मिश्रा पर आरोप है कि उनके बयान के चलते ही राजधानी में भड़की कपिल मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। अपने बयान में डीएसएसडब्ल्यू ने कहा कि हमने देश के बंटवारे और उसके बाद 1984 के सिख के दौरान अहम भूमिका निभाई। सोशल वर्क डिपार्टमेंट ने कई समाज सेवक, अकादमिक शख्सियत, निदेशक, नेता, लेखक, नौकरशाह दिए हैं जो समाज में सकारात्मक बदलाव लेकर आए। बयान में कहा गया है कि एक तरफा हमारा गौरवशाली इतिहास है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व छात्र कपिल मिश्रा जैसा धब्बा भी है जिसने दिल्ली में सुनियोजित को भड़काया और सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाया। डीएसएसडब्ल्यू ने बयान में कहा कि हम मांग करते हैं कि दिल्ली पुलिस उसे गिरफ्तार करे और उसके जैसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। वहीं कपिल मिश्रा को सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। दरअसल कपिल मिश्रा ने अपनी जान को खतरा बताया था, जिसके बाद सरकार ने उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का फैसला किया है। वहीं विपक्षी पार्टियों ने मिश्रा को सुरक्षा दिए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, अमित शाह के इस्तीफे की मांग करना विपक्ष का अधिकार, सदन में आकर दे जवाब। जी हां दोस्तों, उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा को शिवसेना सांसद संजय राउत ने मंगलवार यानी 3 मार्च को कहा कि विपक्षी दलों को सरकार से सवाल पूछने और इस्तीफे की मांग करने का अधिकार है। दरअसल कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष दिल्ली को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इसी मुद्दे पर विपक्ष संसद में नरेंद्र मोदी सरकार को घेर रहा है, जिसकी वजह संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार संजय राउत ने कहा, दिल्ली एक संवेदनशील मुद्दा है, इसके लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। विपक्ष के पास सवाल पूछने और इस्तीफे की मांग करने का अधिकार है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री, उन्हें सदन में आकर जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि शिवराज पाटिल 2004 से 2008 तक केंद्रीय गृह मंत्री थे, जिसके बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती है, वे इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराते हैं। बता दें, दिल्ली को लेकर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा हुआ है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हुआ है। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चला था। दिल्ली के विषय पर लोकसभा में जारी गतिरोध मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह कहने के बावजूद नहीं टूट पाया कि सरकार इस मुद्दे पर होली के बाद चर्चा कराने को तैयार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन कानून पर हस्तक्षेप की मांग की। जी हां दोस्तों, इंटरवेंशन याचिका के तौर पर दाखिल किए इस आवेदन में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त मिशेल बेचेलेट जेरिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्हें बतौर एमिकस क्यूरे सुनवाई में शामिल होने की मंजूरी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की इस इंटरवेंशन याचिका पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त ने जेनेवा में हमारे स्थायी मिशन को सोमवार शाम को ये बताया कि उनके दफ्तर ने सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन को लेकर एक इंटरवेंशन याचिका दाखिल की है। नागरिकता संशोधन कानून भारत का एक अंदरूनी मुद्दा है और कानून बनाने को लेकर भारतीय संसद के संप्रभु अधिकार से जुड़ा हुआ है। हमें पूरा भरोसा है कि भारत की संप्रभुता से जुड़े किसी भी मसले पर किसी विदेश पक्ष को दखल देने का कोई हक नहीं है। हम इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि नागरिकता संशोधन कानून संवैधानिक रूप से वैध है और हमारे संवैधानिक मूल्यों की सभी शर्तों को पूरा करता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ कानून का शासन है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए हमारे मन में बहुत आदर है और हमें उस पर पूरा भरोसा है। हमें पूरा भरोसा है कि हमारी सच्ची और लंबे समय से चले आ रहे कानून स्टैंड को आदरणीय सुप्रीम कोर्ट समझेगा। मौजूदा मामले में सुप्रीम कोर्ट नागरिकता संशोधन कानून की धारा 2 से 6 की संवैधानिकता पर विचार कर रहा है। ये मामला अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और प्रवासियों और शरणार्थियों पर इसके लागू होने के संबंध में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाता है। नागरिकता संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट विचार करने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं की किस तरह से व्याख्या की जाती है और उसका क्या असर होगा, इसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त की इस मामले में अहम दिलचस्पी है। इसमें कानून के समक्ष बराबरी और भेदभाव पर प्रतिबंध भी शामिल है और ये भी देखा जाना चाहिए कि भारत में प्रवासियों और शरणार्थियों के मानवाधिकार की सुरक्षा पर नागरिकता संशोधन कानून का क्या असर पड़ेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के सोशल मीडिया छोड़ने पर एनसीपी का तंज, कहा मोदी भक्त सोशल मीडिया छोड़ दे तो देश शांत हो जाएगा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर चुटकी लेते हुए मंगलवार को कहा कि अगर मोदी भक्त सोशल मीडिया छोड़ दे तो देश शांत हो जाएगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने सोमवार को ट्वीट किया था, सोच रहा हूं कि इस रविवार से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब छोड़ दूं। आप सभी को आगे इसकी जानकारी दूंगा। इस पर राकांपा के मुख्य प्रवक्ता एवं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि मोदी का फैसला देश हित में होगा। मलिक ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, कल मोदी जी ने संकेत दिया कि वह रविवार से सोशल मीडिया छोड़ना चाहते हैं। कुछ नेता भी छोड़ने की बात कह रहे हैं। अगर सभी भक्त सोशल मीडिया छोड़ दे तो देश शांत हो जाएगा। उन्होंने ट्वीट किया, मोदी जी का फैसला देश हित में होगा, हम इसका स्वागत करेंगे। मोदी जी फैसला लीजिए। बता दें कि बीते सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को ट्वीट करते हुए कहा कि वे सोशल मीडिया छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। पीएम ने कहा, इस रविवार को सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब छोड़ने के बारे में सोच रहा हूं। इसके बारे में आगे बताएंगे। पीएम मोदी ने अपने व्यक्तिगत ट्विटर हैंडल @नरेंद्र मोदी से इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी का यह ट्वीट हैरान करने वाला है क्योंकि फेसबुक और ट्विटर पर उनके काफी फॉलोअर्स हैं। ट्वीट रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा UNHRC, विदेश मंत्रालय बोला बर्दाश्त नहीं। जी हां दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा लाए गए नागरिकता संशोधन कानून ने दुनिया भर में चर्चा बटोरी है। भारत में विपक्षी पार्टियां इस कानून का विरोध कर रही हैं तो दुनिया के कुछ देशों ने भी आपत्ति जताई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की ओर से भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को इस पर जवाब दिया और कहा कि कोई भी विदेशी पार्टी भारत के आंतरिक मामले में इस तरह हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। केंद्रीय विदेश मंत्रालय की ओर से मंगलवार को एक बयान जारी किया गया। बयान में लिखा गया है, जेनेवा में मौजूद हमारे मिशन को सोमवार को जानकारी मिली है कि संयुक्त राष्ट्र के ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन एक्ट के मामले पर एक याचिका दायर की गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, नागरिकता संशोधन एक्ट भारत का एक आंतरिक मसला है और भारतीय संसद को इस कानून को बनाने की ताकत है। हमें विश्वास है कि कोई बाहरी पार्टी इस भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। भारत सरकार ने अपने बयान में कहा कि नागरिकता संशोधन एक्ट
भारत के संविधान की सभी वैल्यू को पूरा करता है। मानव अधिकार को लेकर देश के द्वारा किए गए वर्षों पहले किए गए बंटवारे के दौरान के वादे को पूरा करता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो कानून के आधार पर चलता है। भारत में कानूनी व्यवस्था पर पूरा विश्वास है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा पक्ष स्पष्ट हो जाएगा। बता दें कि अमेरिका, चीन, पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देशों ने बीते दिनों नागरिकता संशोधन एक्ट और उसको लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी थी। हालांकि विदेश मंत्रालय अपने हर बयान में कह चुका है कि ये भारत का आंतरिक मामला है और कोई बाहरी देश इस मसले में दखल ना दे। गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन एक्ट के मसले पर भारत में भी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हैं। सर्वोच्च अदालत अभी इस मसले पर सुनवाई कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात के डिप्टी सीएम को कांग्रेस का खुला ऑफर, 20 एमएलए लाएं, बने सीएम। जी हां दोस्तों, राज्यसभा की रिक्त हो रही 4 सीटों पर 26 मार्च को होने वाली वोटिंग से पहले गुजरात में सियासत गर्मा गई है। हालांकि इस सियासत के केंद्र में आ गए हैं सूबे के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल। विपक्षी कांग्रेस ने नितिन पटेल को मुख्यमंत्री बनने का खुला ऑफर देकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। कांग्रेस ने यह ऑफर कहीं इधर उधर नहीं, सीधे विधानसभा में दिया। यह वाकया सोमवार का है। हुआ यह है कि सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल चल रहा था। चर्चा के दौरान ही बातों में अमरेली जिले के लाठी विधानसभा क्षेत्र से विधायक विरजी ठुमरने ने अचानक उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल का नाम लिया। विरजी ने नितिन पटेल को 20 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़ कांग्रेस में आने का खुला ऑफर दे दिया। उन्होंने कहा कि आप 20 विधायकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन करें, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। विरजी के इस बयान के बाद विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के ट्वीट पर राहुल गांधी की नसीहत, नफरत छोड़ें, सोशल मीडिया नहीं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अलविदा कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि इस रविवार फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सोशल मीडिया अकाउंट्स को छोड़ने की सोच रहा हूं। आप सभी को पोस्ट करता रहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तंज कसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नफरत को छोड़िए, सोशल मीडिया को नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी कन्हैया साथ आए तो ऐसे बदल जाएगी बिहार की सियासत, प्रशांत किशोर पर टिकी नजर। जी हां दोस्तों, बिहार में 3 युवा चेहरे कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान सियासत के मैदान में दिन रात एक कर रहे हैं। जाहिर है इसे सूबे की सियासत के लिहाज से सकारात्मक नजर से देखा जा रहा है। इनमें से एक चिराग पासवान एनडीए के साथ मजबूती के साथ हैं, तो कन्हैया और तेजस्वी सत्ताधारी दल के विरोध में। लेकिन तेजस्वी और कन्हैया दोनों ही युवा नेताओं के अकेले रहने से सीधा फायदा बिहार एनडीए को ही होने वाला है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर आने वाले समय में बिहार की सियासत करवट ले और कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ आ गए तो बिहार की सियासी समीकरण क्या हो सकता है। इन दोनों चेहरों के एक साथ आने से क्या कुछ बदलेगा। वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय कहते हैं कि कन्हैया और तेजस्वी के साथ आने की अभी तक कोई भी संभावना नहीं दिखती है, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर साथ आते हैं तो महागठबंधन में मजबूती आ सकती है और ये बिहार की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होगा। बकौल रवि उपाध्याय, बिहार में वामपंथ का अपना जनाधार है और आज भी उसका कैडर काम कर रहा है। जब भी चुनाव होता है इसका असर दिखता है। हालांकि तेजस्वी ने अब तक कन्हैया के साथ एक बार भी मंच शेयर नहीं किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि तेजस्वी कन्हैया से दूर ही रहना चाहते हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार कहते हैं कन्हैया बिहार की माटी का लड़का है, बेगूसराय से चुनाव लड़ा और गिरिराज सिंह जैसे कदावर नेता के खिलाफ अच्छी लड़ाई लड़ी। आरजेडी के तनवीर हसन नहीं होते और उनका वोट कन्हैया के वोट से जुड़ जाता तो वही कड़ी टक्कर देते। जाहिर है यही राजनीतिक बाध्यता बन रही है कि अगर भाजपा को हराना है तो कन्हैया और तेजस्वी को साथ आना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली को लेकर सांसदों ने की जेपीसी की मांग, कहा नेताओं का हो नार्को टेस्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली जांच को लेकर संसद में दूसरे दिन भी सांसदों का लगातार प्रदर्शन जारी है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की मांग की है। आप सांसद संजय सिंह ने दिल्ली की जांच के लिए जेपीसी की मांग की है। वहीं भड़काने वाले नेताओं के नार्को टेस्ट की भी मांग कर रही है। महात्मा गांधी के स्टैचू के सामने खड़े होकर सांसदों ने कहा कि दिल्ली का सच सामने लाने के लिए जेपीसी बनाई जाए। आगे कहा कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज ने न्यायिक जांच कराई जाए। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन व भड़काने वाले नेताओं का लाइव टेलीकास्ट नार्को टेस्ट कराया जाए ताकि दिल्ली की साजिश रचने वालों का सच सामने आ सके।
पुलिस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के मामले में 254 मामले दर्ज किए हैं, तो वहीं 903 व्यक्तियों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया है। पुलिस ने कहा कि आर्म्स एक्ट के तहत 40 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा पुलिस ने बताया कि उन्हें पिछले 4 दिनों में कोई पीसीआर कॉल नहीं मिली। दंगा प्रभावित इलाकों में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन पुलिस को लेकर लगातार जांच कर रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।